वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोझिकोड, केरला का एक समृद्ध शहर। कोझिकोड जिले में एक गांव है जिसका नाम है कुड़ाथाई। कुड़ाथाई गांव में एक परिवार पर 14 साल तक मौत का साया मंडराता रहा। साल 2002 और 2016 के बीच पोनामट्टम परिवार के 6 लोगों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई। साल 2002 में 57 वर्षीय रिटायर्ड स्कूल टीचर अन्नम्मा थॉमस अचानक गिर पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। उनके 6 साल बाद उनके पति टॉम थॉमस की भी मृत्यु हो गई, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए थे। 3 साल बाद 2011 में उनके 42 वर्षीय बिजनेसमैन बेटे रॉय थॉमस ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। इसके 3 साल बाद अन्नम्मा के भाई मैथ्यू मंजादिल की भी मृत्यु हुई। उनके 1 महीने बाद इस परिवार की एक रिश्तेदार 2 वर्ष की अल्फाइन शाजू की मौत हो गई। आखिरी मौत 2016 में अल्फाइन की मां सीली शाजू की थी। इन सभी मौतों की डिटेल में जाएं तो बस एक बात कॉमन थी कि हर घटना के दौरान रॉय की पत्नी जॉली अम्मा की मौजूदगी। वैसे जॉली अम्मा जोसेफ के लिए अक्सर यह कहा जाता था कि वो एक सास ससुर की प्यारी बहू, ध्यान रखने वाली पत्नी और रेगुलरली चर्च जाने वाली एक धार्मिक महिला है। मामले ने मोड़ तब लिया जब जून 2019 में उसके देवर यानी कि पति के भाई रोजो थॉमस ने अमेरिका से अचानक आकर उसके खिलाफ गुप्त रूप से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 2011 में हुई उसके भाई रॉय थॉमस की मौत के बाद से उसको यकीन नहीं हो रहा था कि रॉय ने आत्महत्या की होगी। इसके अलावा वो 2018 में अपने पिता द्वारा तैयार की गई वसीयत की भी जांच करवाना चाहता था, जिसमें उन्होंने पुश्तैनी घर और 35 सेंट जमीन को, जो कि 1 एकड़ का 1/3 होता है, वो जॉली के नाम कर दी थी। रोजो की शिकायत पर जब कोझिकोड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो जल्द ही जॉली तक पहुंच गए। जब जॉली के सामने कुछ सबूत रखे गए तो उसने ये कबूल कर लिया कि परिवार में हुई सभी 6 हत्याएं उसने साइनाइड जहर देकर की थी। 5 अक्टूबर 2019 को जॉली और उसके अलावा 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनमें से एक इसी परिवार का करीबी रिश्तेदार 44 वर्षीय MS मैथ्यू है, जो कि ज्वेलरी के एक स्टोर में मैनेजर था। दूसरा था 47 वर्षीय प्राजी कुमार, जिसने जॉली को इस जहर की सप्लाई की थी, जो कि आभूषणों की सफाई के एक स्टोर में मैनेजर था। जॉली का जन्म कोझिकोड से 300 किलोमीटर साउथ में इदुक्की जिले के वाजावारा में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। स्कूल पूरा करने के बाद उसने एक पैरेलल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की। उसके एक पुरानी साथी का कहना है कि वो फ्रेंडली और ओपन नेचर की महिला थी, और उसने ये भी बताया कि जॉली को खुले हाथों से खर्च करने में मजा आता था। पहली बार जॉली कुड़ाथाई गांव में 1987 में गई थी। यहां उसकी मुलाकात रॉय थॉमस से हुई थी। वो एक गृह प्रवेश का फंक्शन था। यहां से उनकी नजदीकियां बढ़ने के बाद 1997 में दोनों ने शादी कर ली। रॉय की बहन रेंजी थॉमस बताती है कि वो घर में हर किसी को पसंद थी। मेरी माँ और पिता दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे। समय बीतता गया और कुछ समय बाद रॉय की बिजनेस में मुश्किलें आने लगीं। उसने पहले रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस में हाथ डाला, मगर घाटा होने पर उसने इंजन ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर के काम में हाथ आजमाने की कोशिश की, मगर वहां भी वो नाकामयाब रहा। इस नाकामी के बाद वो परिवार पर निर्भर हो गया था। अन्नम्मा ही घर के सारे खर्चों पर नियंत्रण करती थी और वो स्वभाव से सख्त थी। जॉली के 2 बेटे हैं। पहले बेटे का जन्म 1999 में हुआ था और उसके 1 साल बाद उसने अपने परिवार से यह कहा था कि वो B.Ed करके टीचर बनना चाहती है। उसके ससुराल वालों को उसका यह फैसला मंजूर था, इसलिए वो लोग बच्चे की देखभाल करने लगे और जॉली सुबह घर से निकलकर शाम को वापस आने लगी। मगर पुलिस जांच में यह भी पता चला कि उसने कभी भी किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया था। वो घर से रोज निकलकर कहाँ जाती थी वो आज भी रहस्य है। इसी दौरान वो रॉय के कजिन MS मैथ्यू के करीब भी आ गई थी। जॉली ने अन्नम्मा थॉमस को मारने का फैसला तब किया जब उन्होंने जॉली की आज़ादी पर रोक टोक लगाना शुरू कर दिया और उसको घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। सितंबर 2002 को जॉली ने उनको एक कटोरी मटन सूप में ऐड दे दिया, जिसके खाते ही उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। जॉली ने सबको यह बताया कि उनकी मौत हार्ट डिजीजेस के चलते हुई है और फिर उसने पूरे परिवार का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। हालांकि इससे पहले एक बार जॉली ने अन्नम्मा को मारने की कोशिश की थी, मगर तब अन्नम्मा को अस्पताल में एडमिट किया गया था और वो ठीक हो गई थी।
उनके इलाज के दौरान कुछ जहर की संभावना मिली थी। इसके तुरंत बाद उसने परिवार से कहा कि उसे कोझिकोड के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि एनआईटी में गेस्ट लेक्चरर की नौकरी मिल गई है। फैमिली का कहना था कि उन्होंने जॉली का आईडी कार्ड भी देखा था, जिसमें यह मेंशन किया गया था कि वो एनआईटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट में काम करती है। मगर पुलिस का कहना है कि उसने कभी भी एनआईटी में कोई नौकरी नहीं की थी। मगर हाँ, इतना जरूर पता चला था कि वो अक्सर एनआईटी की लाइब्रेरी या कैंटीन में दिखती थी। शुरू की इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला था कि जॉली अक्सर एक ब्यूटी पार्लर में जाती थी। मगर यही बात उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन और जॉली की दोस्त सुलेखा से पूछी गई तो उसका कहना था कि जॉली अक्सर उसके पार्लर में आती थी, मगर एज ए कस्टमर। वो उसको भी यही बताती थी कि वो एनआईटी में प्रोफेसर है। उसके पहले पति के देहांत पर वो जॉली के घर भी गई थी और जॉली ने उसको बताया था कि पति रॉय की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से हुई है। इसी दौरान जॉली ने अपने ससुर पर दबाव डालकर उनकी 2 एकड़ जमीन बिकवा दी थी और इससे मिली रकम में से 18 लाख रुपए उसने पति का कर्ज उतारने के लिए लिए थे। 2004 में जॉली का दूसरा बेटा रोलैंड पैदा हुआ था। 2018 में मौत का साया फिर से इस परिवार पर मंडराया और इस बार जॉली के ससुर टॉम थॉमस उबला हुआ साबूदाना खाने के बाद गंभीर रूप से बीमार हो गए और उनका देहांत हो गया। उस दोपहर उनके साथ सिर्फ जॉली ही थी। इस बार फिर से मृत्यु को हार्ट डिजीज का रूप दिया गया था। ये माना जाता है कि 2 आसान मौतें देने के बाद जॉली का हौसला बढ़ गया था, क्योंकि 3 साल बाद 2011 में उसका बनाया खाना खाने के बाद ही उसके पति रॉय की भी मौत हो गई थी। मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ कि रॉय के मामा मैथ्यू मंजादील ने पोस्टमार्टम कराने पर जोर दिया। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में हुए पोस्टमार्टम में रॉय के शरीर में पोटेशियम नाइट्रेट की पुष्टि हुई। इस बार जॉली ने नया स्पष्टीकरण दिया कि रॉय कर्ज के कारण डिप्रेशन में था और उसने आत्महत्या की है। उसने अपने परिवार से यह भी कहा था कि इस बात का बार बार जिक्र न करे, इससे उसके परिवार की इमेज पर असर पड़ेगा। पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था, मगर जॉली की रिक्वेस्ट पर फाइल बंद कर दी थी। माना जाता है कि जॉली ने यह केस बंद करवाने के लिए अपने कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन का भी इस्तेमाल किया था। केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद उस समय के सब इंस्पेक्टर रमानुन्नी कोडेनचेरी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने बिना छानबीन किए केस को बंद किया था। केस तो बंद हो गया था, मगर मामा मैथ्यू अभी भी आश्वस्त नहीं थे और इसी वजह से इस परिवार में चौथी मौत मामा मैथ्यू मंजादिल की हुई। अप्रैल 2014 में जॉली की बनाई साइड मिली कॉफी पीने के बाद मैथ्यू भी चल बसे। जॉली का दूसरा पति शाजू जकारिया रॉय के चाचा जकारिया थॉमस का लड़का है, जिसके साथ जॉली की करीबियां शुरू हो चुकी थी। जॉली का कहना था कि उसको शाजू शुरू से ही पसंद था और उसको उसे देखकर बेचैनी महसूस होती थी। हाई स्कूल में टीचर शाजू एक अमीर परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी पत्नी सीली से उसके 2 बच्चे, एक बेटा एबल और बेटी अल्फाइन थी। मई 2014 में मामा मैथ्यू की मृत्यु के कुछ दिनों बाद जॉली शाजू के घर कोडेनचेरी गई, जहां पर शाजू के बेटे के लिए आयोजित एक पवित्र भोज था। सुबह जल्दी पहुंचकर उसने घर में खाना बनवाने में मदद की और फिर बिना किसी के कहे शाजू की 2 साल की बेटी अल्फाइन को खाना खिलाया, जिसके तुरंत बाद अल्फाइन गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 दिन बाद 3 मई को उसकी मृत्यु हो गई। इस बार भी जॉली पर किसी को शक नहीं हुआ था, क्योंकि अल्फाइन को दमा था और जब से वो पैदा हुई थी तभी से उसका इलाज चल रहा था। जॉली का आखिरी शिकार अल्फाइन की मां सीली थी। जनवरी 2016 में वो सीली के साथ दांतों के डॉक्टर के पास गई थी। क्लिनिक में ही उसने पानी के ग्लास में जहर मिलाकर सीली को दे दिया। सीली की मौत पर ना तो किसी ने शक जताया और ना ही पोस्टमार्टम की मांग की, और इसी के 1 साल बाद जॉली और शाजू ने शादी कर ली। जल्दबाजी में हुई शादी और 2008 में टॉम थॉमस द्वारा तैयार की गई वसीयत की वजह से रॉय के भाई रोजो के शक की सुई जॉली की तरफ चली गई। उसको सीली की मौत के 7 महीने के भीतर जॉली और शाजू की शादी का होना कुछ प्लान सा लग रहा था। उसके अलावा उसने ये भी आभास किया कि परिवार में जितनी भी मौतें हुई थी, सारी की सारी जॉली की मौजूदगी में हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने जब शाजू जकारिया से पूछताछ की तो उसने ये कबूल किया कि उसको जॉली से हत्याओं से पहले से ही प्यार था और उसको इन हत्याओं की पहले से ही जानकारी भी थी। सीली को मारने के बाद जॉली यहीं नहीं रुकना चाहती थी। वो इसके बाद अपनी ननद रेंजी के दोनों बेटियों को मारने वाली थी और एक बेटी को उसने एक बार जहर दिया भी था, मगर मौके पर उसको अस्पताल ले जाने की वजह से वो बच गई थी।
जॉली का उस बच्ची को मारने का मुख्य लक्ष्य ये था कि इस तरह से आगे चलकर उसके सामने कोई भी आवाज बुलंद करने वाला नहीं होगा। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार जॉली लड़कियों से नफरत करती थी और नफरत के चलते ही उसने अपने भतीजे की हत्या की थी। मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि जॉली ने गर्भ जांच करवाकर 2 बार अबॉर्शन करवाया था। इस सारे खुलासे के बाद जॉली के 21 साल के बेटे रोमो का कहना था कि अपराध अपराध होता है और हर अपराधी को इसकी सजा मिलनी चाहिए। उसका यह भी कहना था कि उसकी मां जॉली ने यह सारी हत्याएं अकेले नहीं की होंगी, कोई ना कोई जरूर उसकी सहायता कर रहा होगा। रोमो का यह भी कहना था कि क्राइम ब्रांच को अपना काम करते रहना चाहिए और मुझे भी अभी मजबूती से रहना है, क्योंकि मेरा एक छोटा भाई भी है जिसकी देखरेख अब मुझे करनी होगी। एमएस मैथ्यू आभूषणों की दुकान का मैनेजर था और उसी ने जॉली के लिए पोटेशियम साइनाइड हासिल किया था। राजी कुमार एक सुनार था जिसने कथित तौर से मैथ्यू को साइनाइड की सप्लाई की और उसका इस्तेमाल जॉली ने किया। कोझिकोड में सेवारत तहसीलदार जयश्री ने कथित तौर पर नकली वसीयत बनाने में जॉली की मदद की थी। मुस्लिम लीग का नेता एमवीची मॉय लगातार जॉली से संपर्क में था और उसने उसके ससुर की संपत्ति को जॉली को ट्रांसफर कराने में मदद की थी। सीपीएम के स्थानीय समिति के सचिव मनोज ने फर्जी वसीयत पर गवाह के रूप में साइन किए थे। जॉली ने उसे कथित तौर पर 1 लाख रुपए दिए थे। पुलिस की पूछताछ के बाद सीपीएम ने उसको सस्पेंड कर दिया था। आपराधिक मामलों का एक वकील रॉय की मौत के बाद अक्सर जॉली से मिलने आया करता था। एक बीएसएनएल का कर्मचारी भी जॉली के संपर्क में रहता था और ज्यादातर इन दोनों की बातें रात में होती थी।